हेलो एवरीबॉडी, माई सेल्फ डॉक्टर कुलदीप कौर। और जो आज का टॉपिक है द सिक्योरिटीज़ कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन एक्ट 1956 का सेक्शन 3 रिकग्नाइजेशन ऑफ स्टॉक एक्सचेंज एंड ग्रांट ऑफ रिकग्नाइजेशन टू स्टॉक एक्सचेंज सेक्शन 4। तो चलिए टॉपिक की शुरुआत करते हैं। देखिए, स्टॉक एक्सचेंज को कैसे मान्यता मिली। तो केंद्र सरकार के साथ साथ भारत में स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देने की शक्ति निहित की गई। तो स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता से संबंधित जो प्रावधान दिए गए हैं, मान्यता के लिए आप आवेदन कहाँ करेंगे? सेक्शन 3 में। धारा 3 में प्रावधान दिया गया है। सेक्शन 3 में प्रोविज़न है कि कोई भी स्टॉक एक्सचेंज जो मान्यता प्राप्त होने का इच्छुक है, सेबी में आवेदन कर सकता है। सिक्योरिटी कॉन्ट्रैक्ट रेगुलेशन रूल 1957 में वो रूल 3 के अंतर्गत फॉर्म ए में एक मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज वो है जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा रिकग्नाइज किया जाए। ये स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगा? सभी काम को कर सकेगा जो मार्केट से रिलेटेड होते हैं। शेयर्स को डीमेट अकाउंट खुलवाना, ये सारे काम ये स्टॉक एक्सचेंज करेगा। ये अलग अलग तरीके के शेयर्स को बेचेगा भी। तो इसके बाद एप्लीकेशन कैसे ली जाएगी वो भी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले आप ध्यान रखेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट ही रिकग्नाइज करेगी, और सेंट्रल गवर्नमेंट रिकग्नाइज करने के बाद कोई भी पर्सन जो इसका स्टॉक एक्सचेंज की मान्यता लेना चाहता है वो सेबी के अंतर्गत एप्लीकेशन दे सकता है, और सेक्शन 3 में ही रिकग्नाइज के लिए एप्लीकेशन दी जाएगी। उस एप्लीकेशन में क्या क्या लिखा होगा? देखिए, हर एप्लीकेशन के साथ कॉन्ट्रैक्ट के रूल रेगुलेशन कंट्रोल के लिए स्टॉक एक्सचेंज की एक कॉपी लगाई जाएगी, और साथ ही स्टॉक एक्सचेंज का कंपोजिशन कैसा किया गया है उसके रूल्स की भी एक कॉपी बताई जाएगी। उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी कि स्टॉक एक्सचेंज का गवर्निंग बॉडी है, इसका जो गठन है, प्रबंधन की शक्तियां हैं, और किस तरीके से इसका कारोबार किया जाता है, सारी चीज़ें उसमें लिखी होंगी। स्टॉक एक्सचेंज में कितने प्राधिकारी हैं, उनकी शक्तियां क्या हैं, पावर क्या है, ड्यूटीज़ क्या हैं, जितने मेंबर्स हैं उन सब के स्टॉक एक्सचेंज में कैसे एंट्री दी जाएगी, उनके मेंबर्स की क्वालिफ़िकेशन क्या होगी, सदस्यों का सस्पेंड कैसे किया जाएगा, उनको कैसे निलंबन किया जाएगा, कैसे दोबारा उनको री एंट्री दी जाएगी, वो सारी चीज़ें इसमें लिखी होंगी। तो स्टॉक एक्सचेंज के सदस्य के रूप में जो भागीदार के पंजीकरण की प्रक्रिया, और जो रिकग्नाइज रिप्रेजेंटेटिव हैं, और जितने भी क्लर्क होंगे उनको नॉमिनेट करना, और उनके रूल को, उनके अपॉइंटमेंट के रूल्स को तय करना, सारी चीज़ें लिखी जाएंगी। और इस आवेदन के साथ सारा जो शुल्क होगा वो नियरेस्ट ब्रांच में हम एसबीआई की नज़दीकी शाखा में जमा कर देंगे, सरकारी खजाने में या एसबीआई की नियरेस्ट बैंक में इस एप्लीकेशन के साथ सारी चीज़ें लिखकर हम जमा कर देंगे, हमें अगर स्टॉक एक्सचेंज को रिकग्नाइज करवाना है। तो आप देखेंगे कि स्टॉक एक्सचेंज को पहले ही डिक्लेयर करना पड़ेगा कि उसके पास कितने पदाधिकारी हैं, उनकी पावर्स क्या हैं, कैसे उनकी एंट्री होगी, कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा, वो सारी चीज़ें हमको पहले से ही क्लियर करनी होगी। तो नियमों की जो 4 प्रतियां होंगी, जो मेमोरेंडम और एसोसिएशंस ऑफ आर्टिकल सहित, जहां आवेदक एक्सचेंज एक बताएगा कि इनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, और स्टॉक एक्सचेंज के रूल्स को एप्लीकेशन के साथ वो आगे बढ़ा देगा। ये रूल 5 में लिखा हुआ है। स्टॉक को देने से पहले केंद्र सरकार को सारी चीज़ें बतानी पड़ेंगी, और स्टॉक एक्सचेंज रूल 5A द्वारा जितनी भी इंफॉर्मेशन होगी, पूछताछ होगी, वो सारी चीज़ें वो बतानी पड़ेंगी, जैसा कि आवश्यक समझा जाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट उससे सारी इंफॉर्मेशन ले लेगी, क्योंकि जब हम किसी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता देंगे तो हमें जितनी भी जानकारी हम मांगेंगे वो हमें मिल जानी चाहिए, और रूल्स की 4 कॉपीज़ रहेंगी। आपको बता दिया गया, जो कंपनी लॉ में वर्ड्स पढ़ के आए हैं, मेमोरेंडम और एसोसिएशंस ऑफ आर्टिकल, जहां पूरा क्लियर कर दिया जाएगा कि क्या रूल्स हैं और क्या रेगुलेशंस हैं। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कैसे ग्रांट किया जाएगा, स्टॉक एक्सचेंज को कैसे मान्यता दी जाएगी। धारा 4 में, तो अधिनियम की धारा 4 में प्रावधान है कि अगर सेबी संतुष्ट है, स्टॉक एक्सचेंज के नियम भी सही हैं, रूल्स भी सही हैं, उपनियम भी सही हैं, और इन्वेस्टर की सुरक्षा के लिए जितने भी सेफ्टी के लिए नियम बनने चाहिए सभी कंडीशन के अनुसार हैं, और स्टॉक एक्सचेंज किसी भी अन्य शर्तों का पालन करने के लिए भी तैयार है, और व्यापार के हित में और सार्वजनिक हित में जो भी होगा, स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, सारी कंडीशन को इम्पोज कर सकते हैं। और अगर स्टॉक एक्सचेंज सभी शर्तों को मानने को तैयार है तो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता प्रदान कर दी जाएगी। तो स्टॉक एक्सचेंज को जब मान्यता तब मिल जाएगी कि जब सेबी संतुष्ट होगा कि ये सारे नियमों को फॉलो करेगा, और जिस तरीके से हमने नियम बनाए हैं उन नियमों का पालन पूरी तरीके से स्टॉक एक्सचेंज करेगा, तो सेबी उसको मान्यता दे देगा धारा
4 में। धारा 3 में एप्लीकेशन दी जाएगी और धारा 4 में उसको मान्यता मिल जाएगी। आगे मैं आपको बता दूं कि और क्या क्या चीज़ें होंगी। तो शर्तें कौन कौन सी हो सकती हैं। स्टॉक एक्सचेंज के जो मेंबर्स होंगे उनके लिए क्वालिफिकेशन क्या होगी, जो सदस्य होंगे उनके लिए कॉन्ट्रैक्ट किस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट बनेगा, कैसे उसको लागू किया जाएगा, कितने सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा जितने भी सदस्य होंगे उनके खातों का अकाउंट्स का रखरखाव किया जाएगा, ऑडिट किया जाएगा, वो सारी चीज़ें की जाएंगी जो ज़रूरी होंगी। तो आगे और मैं आपको डिस्कस बता दूं कि और भी क्या क्या चीज़ें होंगी। देखिए, हम पहले ही बता देते हैं कि स्टॉक एक्सचेंज में कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होंगे, चार्टर्ड अकाउंट्स क्या करेंगे, मेंबर्स के खातों को देखेंगे और उसकी ऑडिट भी कर सकते हैं। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम स्टॉक एक्सचेंज को फॉर्म बी में मान्यता दी जाएगी। मान्यता तब तक स्थायी प्रदान नहीं की जाती कि एक अवधि के लिए होगी, एक सर्टेन पीरियड के लिए, 1 वर्ष से कम नहीं होगा। जब पहली बार मान्यता दी जाएगी तो हमेशा परमानेंट मान्यता पहले नहीं दी जाएगी, 1 साल के लिए मान्यता दी जाएगी, 1 वर्ष से कम की नहीं होनी चाहिए। मान्यता की समाप्ति से 3 महीने पहले हमेशा उसका रिन्यूअल कराने के लिए एक मान्यता फॉर्म क्या होगा, स्टॉक एक्सचेंज सेबी को क्या करेगा, एक फ़ीस के साथ फॉर्म ए में एप्लीकेशन देगा। अगर मान्यता ख़त्म होने वाली है, एक्सपायर होने वाली है, तो दोबारा सेबी को मान्यता देना होगा। कम से कम मान्यता कितने दिन की होगी, 1 वर्ष की होगी, और समाप्ति से 3 महीने पहले आपको दोबारा उसके लिए री एप्लीकेशन देनी होगी। नेक्स्ट आप देखेंगे कि और क्या क्या चीज़ें होंगी। अगर कोई स्टॉक एक्सचेंज को सुनवाई का अवसर देने के बिना मान्यता प्रदान करने के लिए किसी भी आवेदन को अस्वीकार नहीं किया जाएगा। भाई, अगर हम उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दे रहे हैं, आप उसको सुन नहीं रहे हैं, तो हम ऐसा नहीं कि किसी की एप्लीकेशन रिजेक्ट कर देंगे। अगर इस तरह की एप्लीकेशन रिजेक्ट की जाएगी तो रूल 6 में, 7 में और सेक्शन 4 में लिखित रूप से सूचित किया जाएगा। और धारा 19 में प्रावधान भी है कि कोई भी व्यक्ति केंद्र सरकार की अनुमति के बिना किसी भी स्टॉक एक्सचेंज, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज के अलावा को संगठित करने या उसका सदस्य बनने में सहायता करने, प्रवेश करने या प्रदर्शन करने के उद्देश्य से नहीं करेगा। ना ही सिक्योरिटीज़ के लिए और कोई अनुबंध करेगा। हम केवल और केवल क्या करेंगे, मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज में ही काम करेंगे। मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज को हम क्या करेंगे, हमेशा सुनने का अवसर देंगे। किसी भी एप्लीकेशन को बिना सुने रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, और चाहे कोई पर्सन हो, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन के बिना किसी भी स्टॉक एक्सचेंज को अलावा हम किसी को भी और मेंबर को बनने नहीं देंगे जब तक कि उसको सेबी ने क्या किया हो, रिकग्नाइज ना किया हो। तो जो आज का जो टॉपिक था वो आपने देखा कि कैसे किसी स्टॉक एक्सचेंज को मान्यता दी जाती है और कैसे वो एप्लीकेशन देगा, उस एप्लीकेशन में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सारी चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक में फिर नया डिस्कस करेंगे। थैंक यू।